हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेस। आज के वीडियो में हम पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 को डिस्कस करेंगे। पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर हम डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के अंदर इनैक्ट किया गया। बेसिकली किसके रिगार्डिंग ये एक्ट आया था, किस किस चीज़ को ये कवर करेगा, वो सारी बातें हम इस एक्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के अंदर पास किया गया। लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स, असेसमेंट और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू के रिगार्डिंग। सेकंड पॉइंट में बता रखा है कि एक्ट इंश्योर्स एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओनरशिप, यानी कि किस लैंड का कौन ओनर है, वो सारी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसीजर, कैसे लैंड एक आदमी से दूसरे आदमी को नाम की जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। टेनेंसी के बारे में, रिवेन्यू ऑब्लिगेशंस और लैंड रिलेटेड मैटर्स इस एक्ट के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट के अंदर अप्लाइज टू द एग्रीकल्चर लैंड, यानी कि लैंड रिवेन्यू एक्ट एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर अप्लाई किया जाएगा और जो भी लैंड ओनर्स है पंजाब में और सिमिलर रिजाइंस के, उन सभी के ऊपर लैंड रिवेन्यू एक्ट एप्लीकेबल हो गया। यानी कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट की बात की जाए तो लैंड रिवेन्यू, पंजाब लैंड रिवेन्यू एक्ट सिर्फ पंजाब और उसके रिजाइंस के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अब सेकंड पॉइंट डेफिनेशन क्लोज पे आते हैं। तो सबसे पहले इस एक्ट के अंदर स्टेट की डेफिनेशन मेंशन की गई है। स्टेट के अंदर, स्टेट क्या होती है? कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एरिया जिसका सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हो, सेपरेट असेस टू लैंड रेवेन्यू हो, मे बी डिक्लेयर्ड एज एन स्टेट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी स्टेट को डिक्लेयर किया जा सकता है। और ओनरशिप एक फिक्स एरिया ऑफ लैंड की क्लियर जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन स्टेट के थ्रू पता लगती है कि कौन इस लैंड का ओनर है, किस आदमी के कितनी लैंड आती है, नाम होती है उस पर्सन के। अब सेकंड डेफिनेशन इसके अंदर लैंड ओनर की दी गई है। हु इज़ लैंड ओनर अंडर सेक्शन 3 क्लोज 2। लैंड ओनर कौन होता है? टेनेंट को छोड़ के, असाइनी को छोड़ के, जो ओनर जिसके पास पोजेशन है लैंड की, उसको लैंड ओनर बोला गया है। सेकंड पॉइंट के अंदर इंक्लूड्स पर्सन टू हुम होल्डिंग इज ट्रांसफर्ड अंडर दिस एक्ट, यानी कि लैंड होल्डिंग किसी आदमी के पास है, किसी पर्सन के पास है, उसको ट्रांसफ़र किया गया। जैसे ए पर्सन ने बी को अपनी पोजेशन दे दी, ओनरशिप दे दी, तो लैंड ओनर बन जाएगा। इंक्लूड एनीवन इन पोजेशन और एंजॉयमेंट ऑफ एनी पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एनी स्टेट, उसको भी लैंड ओनर बोला गया है। अब बात की जाए थर्ड डेफिनेशन की। थर्ड डेफिनेशन में डिफाइन कर रखे है होल्डिंग। सेक्शन 3 क्लोज 3। होल्डिंग रेफर्स टू शेयर और पोर्शन ऑफ एन स्टेट, मतलब कोई भी लैंड को होल्ड करने वाला जिसके पास कोई पोर्शन है या फिर शेयर है स्टेट का, वो एक सिंगल ओनर हो सकता है, ज्वाइंट ओनर हो सकता है, ज्वाइंट ओनर हो सकते हैं मल्टीपल लैंड के भी, और सिंगल ओनर हो सकता है मल्टीपल लैंड का भी। तो होल्डिंग डिफाइन किया, लैंड ओनर को डिफाइन कर रखे हैं। तो 3 डेफिनेशन हमने कवर की। स्टेट क्या होती है? कोई भी एरिया जिसका सेपरेट रिकॉर्ड ऑफ राइट हो। सेकंड डेफिनेशन लैंड ओनर की, जिसके पास ओनरशिप का राइट है। तीसरा जो होल्डिंग, जिसके पास शेयर है या पोर्शन है स्टेट का, जो ज्वाइंट ओनर हो सकता है, सिंगल लैंड ओनर भी हो सकते हैं। अब थर्ड डेफिनेशन दे रखी है भाई, टेनेंट, लैंडलॉर्ड और रेंट। टेनेंट क्या होता है? होल्ड्स लैंड अंडर अनदर पर्सन, पेज रेंट इन मनी काइंड और सर्विसेज। टेनेंट मतलब किराएदार, किसी ने पट्टे पे ज़मीन ले रखी है, उसका रेंट पे कर रहा है, या कोई भी लैंड, कोई भी बिल्डिंग उसने रेंट पे ले रखी है, उसके पैसे दे रहे हैं, या किसी टाइप की सर्विस दे रखी है उसको, तो उसको टेनेंट बोला गया। सेकंड इज लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड पर्सन इंटाइटल टू रिसीव रेंट फ्रॉम टेनेंट, जो टेनेंट से रेंट लेता है उसको लैंडलॉर्ड बोला जाता है। टेनेंसी, पार्सल ऑफ लैंड हेल्ड अंडर ए लीज और एग्रीड कंडीशन, यानी कि टेनेंट जो भी लैंड लेगा उसको टेनेंसी लैंड बोला जाएगा। वो लीज पे ली जा सकती है या फिर किसी भी टाइप का एग्रीमेंट बना के कंडीशंस के ऊपर दी जा सकती है। तो 3 डेफिनेशन हमने कवर की। उसके बाद लैंड ओनर, होल्डिंग और टेनेंट, लैंडलॉर्ड और रेंट क्या होता है, इन तीनों बातों को हमने डिस्कस किया। आगे डेफिनेशन आती है एरियर्स, डिफॉल्टर्स और विलेजेस। ये क्या होता है कि एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, अनपेड रेवेन्यू आफ्टर इट्स ड्यू डेट, यानी कि एक गवर्नमेंट के द्वारा रेवेन्यू
जनरेट की एक डेट फिक्स की जाती है कि इतने तारीख को रिवेन्यू पे करना है, उस डेट के ऊपर वो रिवेन्यू ना पे किया जाए तो एरियर ऑफ लैंड रिवेन्यू बोला जाएगा। डिफ़ॉल्टर कौन होते हैं? पर्सन लाइबल टू पे एरियर्स और रिस्पॉन्सिबल एज ए श्योरिटी। लैंड रिवेन्यू को पे करने वाला पर्सन अगर उसको टाइम पे ना करे वो डिफ़ॉल्टर बन जाएगा। थर्ड इज विलेज सेस। सेस क्या होता है? एक उपकर मतलब किसी टाइप का विशेष कर किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाए, जैसे पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जा रहा है इस एक्ट के अंदर। तो विलेज सेस के अंदर कस्टमरी लोकल ड्यूज नॉट पार्ट ऑफ ऑफिशियल टैक्स, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लगते हैं गवर्नमेंट के थ्रू ऑफिशियली, वो विलेज सेस में नहीं आता। एक कस्टमरी लोकल ड्यूज होते हैं जो पे करने पड़ते हैं हर एक पर्सन को जो भी गाँव में रहते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, लीगल प्रैक्टिशनर एंड एग्रीकल्चर ईयर। लीगल प्रैक्टिशनर क्या होता है और एग्रीकल्चर ईयर क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। लीगल प्रैक्टिशनर कोई भी एडवोकेट, वकील, अटॉर्नी, मुख्तार को एक्सक्लूड किया गया इसके अंदर से। एग्रीकल्चर ईयर 1 जून से 31 मई तक की होती है। एग्रीकल्चरिस्ट जो जिसका सारा लाइवलीहुड जीने की सारी जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो कल्टीवेशन से, खेती बाड़ी से मिले, उसको एग्रीकल्चरिस्ट बोला जाएगा। अब आते हैं रिवेन्यू ऑफिसर के ऊपर। रिवेन्यू ऑफिसर इस एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है कि रिवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? अपॉइंटेड अंडर चैप्टर 2 ऑफ द एक्ट। फर्स्ट चैप्टर में हमने डेफिनेशन क्लोज के बारे में पढ़ा, दूसरा चैप्टर रिवेन्यू ऑफिसर की बात करेगा। वो फाइनेंशियल कमिश्नर, कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर, जिसको तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी बोले जाते हैं। तो ये है हायरार्की ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर। सबसे पहले फाइनेंशियल कमिश्नर, फिर कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर या तहसीलदार और नायब तहसीलदार। हर एक ऑफिसर की स्पेसिफिक जुडिक्शन और पावर्स मेंशन की गई है इस एक्ट के अंदर। सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल कमिश्नर के ऊपर। फाइनेंशियल कमिश्नर कौन है? जो कि सेक्शन 7 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट यानी पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट है, तो पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल कमिश्नर सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाएगा। वो सारे हेड्स एंटायर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि सारे रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का हेड बोला जाता है फाइनेंशियल कमिश्नर को। सारे रिवेन्यू ऑफिसर्स फाइनेंशियल कमिश्नर के अंडर आते हैं, कंट्रोल में रिवेन्यू ऑफिसर के होते हैं। फाइनेंशियल कमिश्नर के ये सारे रिवेन्यू ऑफिसर्स कंट्रोल में होते हैं। फोर्थ पॉइंट के अंदर एक्सरसाइज अपीलेट, सुपरवाइजरी एंड रिविजनल पावर। फाइनेंशियल कमिश्नर के पास अपीलेट, सुपरवाइजरी और रिविजनल पावर्स होती हैं। अब सेकंड नंबर पे आता है कमिश्नर। कमिश्नर कौन है? अंडर सेक्शन 8 के अंदर मेंशन किया गया, जो कि फाइनेंशियल कमिश्नर सेक्शन 7 में मेंशन किया गया था। कमिश्नर सेक्शन 8 के अंदर है। सेकंड पॉइंट में हेड से डिवीजन कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स, वो तो पूरे जोन का था, ये किसी भी मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स या डिवीजन्स का हेड होता है कमिश्नर। कंट्रोल्स कलेक्टर्स एंड असिस्टेंट कलेक्टर्स। कमिश्नर के नीचे आते हैं कलेक्टर और असिस्टेंट कलेक्टर। फाइनेंशियल कमिश्नर के द्वारा कमिश्नर्स को कंट्रोल किया जाएगा। कमिश्नर्स के द्वारा कलेक्टर्स और असिस्टेंट कलेक्टर जो डिवीज़न में अपॉइंट किए जाएंगे उनको कंट्रोल किया जाता है। जो भी कलेक्टर की डिसीजन से उनकी सारी अपील कमिश्नर के पास आती है। नेक्स्ट आता है कलेक्टर। कलेक्टर होता है हेड्स रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, एक डिस्ट्रिक्ट का हेड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसका कंट्रोल होता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के ऊपर। अपील्स, रिव्यू, रिवीजन डिस्ट्रिक्ट की जो भी होगी वो सारी अपील कलेक्टर के द्वारा सुनी जाती है। सेक्शन 8 के अंदर ही कलेक्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अब बात की जाए तहसीलदार और नायब तहसीलदार की। नायब तहसीलदार और तहसीलदार जो असिस्टेंट कलेक्टर फर्स्ट ग्रेड यानी फर्स्ट ग्रेड कलेक्टर, नायब तहसीलदार असिस्टेंट कलेक्टर सेकंड ग्रेड, ये कलेक्शन, लोकल सर्वे और लैंड रिकॉर्ड्स के अपडेट के रिगार्डिंग अपॉइंट किए जाते हैं। विलेज का ये टूर करेंगे, लोकल डिस्प्यूट्स को, लैंड से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सुना जाएगा। जमाबंदीज को वेरीफाई किया जाता है तहसीलदार और नायब तहसीलदार के रिगार्डिंग। तो ये हायरार्की ऑफ ऑफिसर्स हमने डिस्कस की, जिसके अंदर सबसे पहले डिस्कस किया फाइनेंशियल कमीशन सेक्शन 7 के अंदर, कमिश्नर सेक्शन 8 के अंदर, कलेक्टर सेक्शन 8, कलेक्टर होता कौन है उसके बारे में डिस्कस किया। तहसीलदार और नायब तहसीलदार उनकी ड्यूटीज़ क्या क्या हैं, क्या क्या वो मैटर हैंडल करते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट पॉइंट इज जमाबंदी। जमाबंदी को बोला जाता है लैंड रिकॉर्ड। तो जमाबंदी के अंदर डिस्कस करेंगे
हर 5 साल के अंदर जमाबंदी को तैयार किया जाते हैं। ये लैंड ओनरशिप और कल्टीवेशन का मेन रिकॉर्ड माना जाएगा। इसके अंदर 12 कॉलम्स होते हैं, जिसमें ओनर का नाम, कल्टीवेटर कौन है लैंड का, किस टाइप की लैंड है, रेंट कौन देता है, और वो सारी चीज़ें इन 12 कॉलम्स के अंदर मेंशन की गई है, जिसको जमाबंदी बोला जाएगा। जमाबंदी के अंदर 5 साल के अंदर रिकॉर्ड तैयार किया जाते हैं। ओनरशिप का और कल्टीवेशन का मेन रिकॉर्ड जमाबंदी के अंदर होते हैं, और लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव और लोन पर्पजेज के लिए जमाबंदी को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज गिरदावरी। गिरदावरी क्या होती है? गिरदावरी सेशनल क्रॉप इंस्पेक्शन जो पटवारी के द्वारा की जाएगी, 2 बार 1 साल में की जाएगी, क्योंकि 2 बार फसलें उगाई जाती है, एक खरीफ की फसल और एक रबी की। खरीफ की अक्टूबर में और रबी की मार्च के अंदर। तो सेशनल क्रॉप इंस्पेक्शन को गिरदावरी बोला जाएगा, जो कि रजिस्टर्ड पटवारी के द्वारा की जाती है, कि उसमें सारा रिकॉर्ड ऑफ लैंड यूज, क्रॉप्स कौन सी लगा रखी है, इरीगेशन का टाइप क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की जाती हैं। एग्रीकल्चरिस्ट फोरकास्ट के बारे में भी इसके अंदर ही बताया जाता है। तो हमने गिरदावरी को डिस्कस किया, जमाबंदी को डिस्कस किया। उसके बाद आते हैं म्यूटेशन के अंदर दाखिल खारिज बोला जाता है जिसको। म्यूटेशन क्या है? ए प्रोसेस टू अपडेट लैंड टाइटल इन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। लैंड टाइटल को ऑफिशियली रिकॉर्ड, लैंड टाइटल के ऑफिशियल रिकॉर्ड को अपडेट करना को म्यूटेशन बोला जाएगा। जैसे कि ए पर्सन ने बी पर्सन को अपनी लैंड सेल कर दी, तो म्यूटेशन होगा उसका। म्यूटेशन के अंदर सेल के बाद जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम था ओनर का, उसके नाम को चेंज कर दिया जाएगा। या फिर इनहेरिटेंस हो सकता है, जैसे कि अपनी जो भी पुश्तैनी ज़मीन है उसको ट्रांसफ़र करवाना है आपके नाम पे, फादर के बाद सन की होगी जैसे, या फिर आपने किसी को गिफ्ट कर दिया आपकी प्रॉपर्टी। तो जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा लैंड टाइटल का, वो पूरा प्रोसेस चेंज हो जाएगा, नाम चेंज हो जाएगा, ओनरशिप चेंज हो जाएगी, पोजीशन चेंज हो जाएगा। उस प्रोसेस को म्यूटेशन बोला जाता है। इट इज़ नॉट लीगली बाउंडेड बट नेसेसरी फॉर टैक्स एंड डिस्प्यूट्स। लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन टैक्स और डिस्प्यूट के रिगार्डिंग पता लगाने के लिए म्यूटेशन की जाती है। रिक्वायर्ड एवरी टाइम ओनरशिप चेंज, यानी कि म्यूटेशन हर बार होगी जब ओनर चेंज होगा। अब टाइप्स एंड प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टाइप्स एंड प्रोसीजर ऑफ म्यूटेशन के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चरल लैंड, सेकंड इज नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। ओनरशिप को अफेक्ट करेगा क्योंकि उसमें ओनरशिप का नाम चेंज हो जाएगा। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड में टैक्स को अफेक्ट करेगा। प्रोसीजर, एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी, पब्लिक नोटिस होगा, वेरिफिकेशन होगी और ऑर्डर कर दिया जाएगा। डिस्प्यूट गो टू हायर रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और कोर्ट, यानी कि किसी भी टाइप के म्यूटेशन के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है वो पहले अथॉरिटीज़ के पास जाएगा, फिर कोर्ट के पास जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टीशन के प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887। इंट्रोडक्शन के अंदर हमने डिस्कस किया ये एक्ट कहाँ पर अप्लाई किया जाएगा और कब ये एक्ट आया, क्या क्या इस एक्ट के अंदर प्रोसीजर बताए गए। उसके बाद हमने स्टेट की डेफिनेशन डिस्कस की, लैंड ओनर की डेफिनेशन डिस्कस की, होल्डिंग क्या होता है वो डिस्कस किया, टीनेंट, लैंडलॉर्ड और रेंट के बारे में डिस्कस किया, लैंड रिवेन्यू के बारे में डिस्कस किया, एरियस, डिफ़ॉल्टर्स और विलेज सेस क्या होता है वो डिस्कस किया, रिवेन्यू ऑफिसर की हायरार्की को डिस्कस किया जिसमें फाइनेंशियल कमिश्नर, कलेक्टर, असिस्टेंट कलेक्टर के बारे में डिस्कस किया गया, जमाबंदी, गिरदावरी और म्यूटेशन के बारे में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्टीशन ऑफ लैंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग लीगल कॉन्सेप्ट क्लासेज। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें हमारे इस चैनल को ऐसे ही लीगल अपडेट्स को जानने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।